मोहकमपुर गांव का जमींदार इतना जालिम था कि उसने पूरे गांव के किसानों की जमीन, घर, जेवर, यहाँ तक कि सरकार की तरफ से मिले ट्रैक्टर तक अपने कब्जे में कर लिए थे और पूरे गांव को उनकी गलती पर सजा देने के लिए उन पर कड़क नजर रखता था। एक दिन ऐसे ही वो अपने खेत के दौरे पर निकलता है तो सुनता है कुछ किसान मजदूर आपस में बातें कर रहे हैं। यार सुना है चांद पर लोग जमीन खरीद रहे हैं। तो क्यों ना वहीं जाकर मजदूरी करें, वहाँ मजदूरी भी बढ़िया मिलेगी। सुनकर जमींदार सोचता है और उसके आदमी सोचते हैं। क्यों बे जोल्टा, अगर मैं चांद पर जमीन लूंगा तो बहुत अमीर हो जाऊंगा ना। हाँ सरकार, पर ये चांद पर जमीन मिलेगी कैसे? ये बात कर रहे हैं सरकार, इन्हीं से पूछो। उनके पूछने पर रामदीन उन्हें कागज का एक टुकड़ा देता हुआ कहता है, कल ट्रैक्टर की डिलीवरी देते हुए एक सरकारी आदमी दूसरे को बता रहा था, तो मैंने चुपके से ये नंबर लिख लिया। जमींदार उससे वो नंबर छीन लेता है और फोन करता है। दूसरे ही दिन अनिल एस्ट्रोनॉट वाले ड्रेस में आकर जमींदार से मिलता है कि सौदा होते ही आपको जमीन दिखाने चांद पर भी तो ले जाना पड़ेगा और पूरे गांव के घर, जमीन, बेल, ट्रैक्टर, गांव वालों के रुपए, जेवर सब देखकर वो जमींदार से कहता है, आपके और गांव वालों की नजर में भले ये बहुत है, पर चांद पर की जमीन के मुकाबले बहुत कम है। सबके सब बेच दोगे तो ही आपको चांद पर जमीन मिलेगी। सब कुछ बेच दूंगा तो? और नहीं तो क्या। अरे भाई, अंबानी, अदानी, शाहरुख खान जैसे लोगों को मैंने काफी महंगे दामों में चांद पर प्लॉट बेचा है। आप ये तो सोचिए, जब जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं तो चांद तो खुद आसमान के ऊपर है। अरे रहने दो, देश के अमीर आदमी कहलाना आपकी औकात के बाहर है। नहीं, अब तो मैं चांद पर प्लॉट खरीद कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे गांव की हथियाई जमीन, मेरी जमीन, मेरा घर, सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े। ये हुई ना देश के अमीरों वाली बात। सुनकर वो खुश हो जाता है और अपनी सारी जमा पूंजी उसके हवाले करता हुआ रात को चांद पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। रात को सारे किसान कहते हैं, जमींदार साहेब, वहाँ मजदूरी करने के लिए हमें भी ले चलना। अबे हटो, मैं पागल हूँ जो तुम जैसे धरती के गवारों से वहाँ भी काम कराऊंगा। अरे चांद पर तो मैं चांद को चाहने वाले चकोर जैसे मजदूर लाऊंगा। रात को वो अनिल के साथ गांव से दूर जंगल में खड़े रॉकेट में बैठता है और कुछ ही देर में रॉकेट घड़घड़ाकर उड़ता है। वो देखता है खिड़की से उसे धरती पीछे छूटती दिखाई देती है, फिर आसमान दिखाई देता है। रात के अंधेरे में चांद और बहुत से सितारे चमकते दिखाई देते हैं। धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है। वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। अचानक अनिल उसे उठाता है। चलिए, हम चांद पर पहुंच गए। चांद पर पहुंच गए? हाँ, आप तो सो गए थे। हाँ, इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लगी कि मुझे नींद आ गई। आपको नहीं आई? पहली बार आया था तो मुझे भी आपकी तरह नींद आ गई थी। अब आदत हो गई है। हम उड़ नहीं रहे? अरे उड़कर ही तो आए हैं, और कितना उड़ना है। नहीं, मैंने फिल्मों में देखा था, चांद पर जो जाता है वो हवा में उड़ता है। अरे भाई, यहाँ हवा की फिलहाल कमी है, तभी तो हमें ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। फिल्म वाले तो बेवकूफ बनाते हैं। शाहरुख खान को लाया था तो वो भी यही पूछ रहा था। अब धरती के प्रोड्यूसर्स को बताता है कि चांद पर कोई उड़ते नहीं है। लॉजिक है यार, ऑक्सीजन का लफड़ा। वाह, अब मेरी गिनती भी देश के अमीर लोगों में होगी जिनका चांद पर प्लॉट है। बोर्ड लगाने के बाद वो वापस चल देते हैं कि रजिस्ट्रेशन पेपर कल मिलेंगे, इसी बहाने कल फिर चांद की सैर कर लेना। सुनकर वो खुश हो जाता है। वापस आते हुए भी वो आधे रास्ते में सो जाता है। कुछ देर बाद अनिल उसे जगाता है। अरे
आप फिर सो गए थे? उठिए, आपका गांव आ गया। गांव वाले आपके चांद का सफर सुनने को बेचैन है। जमींदार आकर गांव वालों को बड़ी बड़ी फेंकता है। पूरा दिन ऐसी ही बातों में गुजरता है। रात को जमींदार वापस जंगल में खड़े उसी रॉकेट के पास पहुंचता है और अभी उसमें बैठना ही चाहता है कि तभी दो पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं। कहाँ जा रहे हो बे गाँव वालों? तमीज से बात करो। तुम्हें पता नहीं मैंने चांद पर प्लॉट खरीदा है। इस रॉकेट में बैठकर कल मैं चांद पर गया था। अबे पागल है क्या तू? बावले, ये रॉकेट उड़ता ही नहीं है। यहाँ फिल्म मिशन मंगल पार्ट 2 की शूटिंग होने वाली है। ये उसका सेट है। इसमें बैठो तो ये सिर्फ उड़ने का एहसास देता है और रियलिटी के लिए इसकी खिड़की के कांच में आसमान के चांद सितारे के सीन चलते रहते हैं। क्या? पर उस लड़के ने तो मुझे चांद पर उतारा था। चांद पर? और फिर वापस धरती पर उतरने से पहले तुम सो गए थे क्या? हाँ, अरे ये ही तो फिल्म की कहानी है कि मिशन मंगल पर ले जाने के नाम पर कैसे एक ठग लोगों को बेवकूफ बना के उनके करोड़ों रुपए हजम कर जाता है। जिस चांद पर तुम उतरे थे वो देखो, उधर है वो चांद की धरती। कल से यहाँ शूटिंग होने वाली है, इसीलिए कल एक दिन की हम सबको छुट्टी थी। लगता है कोई तुम्हें बेवकूफ बना गया। उसे पैसा वैसा तो नहीं दिया? अरे मैंने तो उसे अपनी सारी जमीन जायदाद, कैश, जेवर ही नहीं घर भी दे दिया। ओ, तब तो तुम बर्बाद हो गए। सुनते ही वो चकराकर वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है तो वो अपने आप को गांव के चौपाल पर सूरजपाल, रामदीन और गांव के किसानों के बीच घिरा पाता है। उसके दोनों गुर्गे भी हाथ में हल लिए खड़े हैं। पूछने पर वो कहते हैं, अब तो आपके पास जमीन नहीं रही, तो कल से हम दोनों भी खेतों में मजदूरी करेंगे। जमीन क्या, मेरे पास तो घर भी नहीं रहा। मैंने गरीबों पर बहुत जुल्म किए। शायद भगवान ने उसी की मुझे सजा दी है। क्या आज से मैं चौपाल पर ही रहूंगा? मुझे कोई अपने घर पर रख लो, वरना सर्दी बरसात में मैं इस चौपाल पर पड़े पड़े मर जाऊंगा। हम कैसे रख ले? अगर आप हमारे घर पर रहकर फिर आप हमारे घर पर कब्जा कर लिए तो? नहीं करूंगा। काश एक बार भगवान मुझे माफ कर दे तो मैं दोबारा तुम सभी पर कोई जुल्म नहीं करूंगा। तो समझो माफ कर दिया। तुम? मैं सूरजपाल मामा का भांजा हूँ। आपको सबक सिखाने के लिए ही मैंने ये सब किया है। अब तुमने जिस जिस की जो जमीन, रुपए, पैसे, जेवर, ट्रैक्टर लूटा था, सब मैंने उनके नाम कर दिया है। हाँ, तुम्हारी जमीन और घर अब भी मेरे नाम पर है। कुछ महीने देखूंगा, अगर तुम नहीं सुधरे तब तुम्हें सचमुच चौपाल पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। आइंदा से मैं किसी पर भी जुल्म नहीं करूंगा। मेरी जमीन पर ही खेती करके इनकी तरह ही सुख शांति से जीवन बिताऊंगा। ठीक है, कुछ महीने देखूंगा। अगर तुम सुधर गए तो तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर तुम्हें वापस कर दूंगा। सुनकर जमींदार खुश हो जाता है और गांव वालों से माफी मांगते हुए सूरजपाल को गले लगा लेता है। बहराइच गांव में बस से उतरने वाले मुसाफिर घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने गांव जाते थे। वहां टोटल 5 घोड़ा गाड़ी चलती थी। 4 गांव के सरपंच की थी, 5वीं गांव के गरीब भोलू भैया की थी। सरपंच चाहता है कि भोलू भैया अपनी घोड़ा गाड़ी उसे बेच दें। देख भोलू, गांव में 4 घोड़ा गाड़ी मेरी है। एक घोड़ा गाड़ी का बोझ तू क्यों झेलता है? तू कुछ और कर, तेरा घोड़ा गाड़ी मुझे बेच दे। सरपंच जी, कितनी बार कहा आपसे, ये हमारे लिए घोड़ा नहीं हमारा बच्चा है, और कोई अपने बच्चे को थोड़ी ना बेच देता है। इसका घोड़ा काफी तगड़ा है सरपंच जी। जहाँ हमारी घोड़ा गाड़ी 6-7 लोगों को ले जाती है, वहीं इसका घोड़ा 12-13 लोगों को एक साथ बैठा कर ले जाता है। हाँ, और जब तक भोलू का घोड़ा इस गांव में है, हमारी कमाई नहीं होगी। इसका एक ही चारा है, इसके घोड़े को ले जाकर अपने गांव की ऊंची पहाड़ी से गहरी खाई में फेंक दो।
इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो अपने आप मर जाएगा। भोलू ढूंढता रहेगा कि उसका घोड़ा कहाँ गया, और उसके घोड़े को खाई में चील कौवे खा चुके होंगे। ये किया हमने कुछ काम, अब घोड़े की हड्डी पसली का चूरमा बन गया होगा। दूसरे दिन भोलू भैया अपने घोड़े को ना पाकर बहुत ढूंढता है और आसपास वालों से पूछता है। अरे कल्लू भैया, आपने हमारे घोड़े को कहीं देखा? अरे बिल्ली काकी, आपने हमारे घोड़े को कहीं देखा? कमल भाई, आखिर मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? आज तक तो वो कहीं नहीं गया। अरे भोलुआ, हमारी तरह 5-6 सवारी गाड़ी में बैठाते तो बेचारा कभी नहीं भागता। 12-13 सवारी चढ़ा चढ़ा कर तुमने उसकी हड्डी पसली एक कर दी थी। बेचारा थक हार कर भाग गया होगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने घोड़े को बहुत प्यार दिया था, वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है? ओह, 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 हाँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। खा जाओ, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? मैंने जिन इंसानों के लिए किया वो मेरे नहीं हुए, तो तुम तो पराये हो। मैं समझा नहीं। कुछ इंसानों ने मेरा मुंह बांधकर मुझे इस गहरी खाई में फेंक दिया, और शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, या शायद तुम्हें ताजा मांस खाने को मिले इसीलिए मैं बच गया। मैं तो किसी को भी खा सकता हूँ, पर अभी मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन मेरी बिरादरी के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक काम करो, यहाँ से भाग जाओ। भागना तो दूर, मैं इस जगह से हिल भी नहीं सकता। इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एक बार कुमकुम ऋषि को गर्मी से बचाने के लिए मैंने अपने पंख से पूरे दिन उन्हें हवा दी थी। तब उन्होंने खुश होकर मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं जिसे चाहूँ एक बार अपने पंख दान कर सकता हूँ। मैं ये पंख तुम्हें दान करता हूँ। तुम उड़ते हुए अपने मालिक के पास पहुँच जाओगे। लेकिन फिर तुम? कुछ देर में मुझे दूसरे पंख आ जाएंगे। तुम पंख फड़फड़ाओ और अपने घर पहुंच जाओ। यहाँ उड़ता हुआ घोड़ा जाकर भोलू भैया के आंगन में उतरता है। फड़फड़ाने की आवाज सुनकर भोलू भैया बाहर आकर देखता है और अपने घोड़े को देखकर गले लगाकर रोने लगता है। कहाँ चला गया था तू? मैं कितना परेशान हो गया था कल से। अरे ये पंख कैसा? अरे तू उड़ सकता है? दूसरे दिन सरपंच घोड़ा गाड़ी में बैठने आए मुसाफिरों से कहता है, देखो भैया, एक आदमी का यहाँ से बरैच तक का 10 रुपया लगेगा। कल तक तो 3 रुपया था। आज से 10। बैठना हो तो बैठो, नहीं तो पैदल जाओ। अरे पर इतनी दूर पैदल कैसे जाएगा बेटा? तो 10 रुपया खर्च करो काकी। हाँ भाई, बरैच 2 रुपया, 2 रुपया, बरैच 2 रुपया। अरे ये तो अपना भोलू है। आओ भाई, 2 रुपया में ले जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तो हमने फेंक दिया था। इसका बचना मुश्किल था। बच कैसे गया? अरे ये क्या? ये तो उड़ रहा है। कमाल है, एक तो बच गया, ऊपर से उड़ रहा है। कहीं ये मरकर भूत तो नहीं बन गया? अबे चुप, भूत भूत कुछ नहीं। ये जरूर भोलू की कोई नई चाल होगी। मगर उन्हें उसमें भोलू की चाल समझ में नहीं आती, पर अपनी होती रोज की कमाई का नुकसान जरूर समझ में आता है। एक बार फिर सरपंच खुंदक खा जाता है। यार, ये भोलू का घोड़ा रोज सारे मुसाफिरों को एक ही बार में पलक झपकते ही उड़ा ले जाता है, और हमारी घोड़ा गाड़ी उसी जगह खड़ी रह जाती है। हाँ सरपंच जी, रोज शाम को हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। उस रात गलती कर दी थी इसे जिंदा फेंककर। अब की बार इसे जान से मारकर फेंकेंगे। बचने का सवाल ही नहीं।
और वो रात को एक बार फिर घोड़े को फेंकने के लिए उसका मुंह बांधने उसके पास पहुंचते हैं। पर इस बार घोड़ा उन्हें ही अपने पंख में फंसाकर खाई की ओर उड़ जाता है। ये देख सरपंच और उसका आदमी घबराकर चीखने लगते हैं। अरे ये तो खाई की ओर जा रहा है। सरपंच जी मुझे बचाओ, आपके चक्कर में लगता है आज मैं मारा जाऊंगा। बाप रे, कहीं इसकी जगह हम गिर गए होते तो। गिर गए होते तो क्या सरपंच जी, लगता है ये हमें खाई में गिराने के लिए ही लेकर आया है। हे घोड़े भैया, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बाप, हमें माफ कर दो बेटा। आज के बाद ना तुम्हें सताएंगे ना भोलू भैया को। आज से हमारी सारी घोड़ा गाड़ी भी हम भोलू को दे देंगे। हम कुछ और करेंगे, पर हमें माफ कर दो बेटा, माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। अरे फिर कहाँ चला गया था तू? माफ कर दे भोलुआ मुझे। इससे पहले भी हमने ही तुम्हारे घोड़े को खाई में फेंक दिया था। आज भी फेंकना चाहते थे पर हमें उसकी सजा मिल गई है। मुझे माफ कर दे भोलुआ, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मेरी भी सारी घोड़ा गाड़ी तुम्हारी। मुझे माफ कर दे भोलुआ।